नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस विजन आईएएस टेस्ट सीरीज के अंदर। ये हमारा टेस्ट नंबर 1 है और इसकी वीडियो नंबर 3 है। ठीक है, हम हर वीडियो के अंदर 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जिसको हम एनसीपीसीआर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है, ये बाल श्रम निषेध अधिनियम, जो निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 के तहत गठित की गई एक सांविधिक निकाय है। दूसरा कथन कहता है, इसे निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, जिसे हम आरटीई अधिनियम के प्रावधानों की निगरानी के लिए एक एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। तो पूछा गया इसमें कौन सा कथन सही है, तो इसका जो कथन सही है वह कौन सा कथन सही है, केवल और केवल बी कथन इसका सही है। क्योंकि इसमें है जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिनियम है, संसद में एक अधिनियम, कौन सा, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 द्वारा गठित किया गया था, जो कि एक सांविधिक निकाय है, न कि 1986 के तहत इसको गठन किया गया था। इसका गठन किया गया था 1905 के संशोधन अधिनियम द्वारा। ठीक है, अगला कथन कहता है, भी है कहीं के कहा किसके अंदर, जो हमारा जो आयोग है उसका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है। तो इस हिसाब से हमारा जो पहला कथन है वो गलत हो जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है भी, जो हमारे जो 18 वर्ष तक के आयु के जो लोग हैं या जो व्यक्ति हैं, उनको इसने अंदर बाल के अंदर यानी इसने काउंट किया है, यानी जो 18 वर्ष तक के कम आयु के जो व्यक्ति होंगे उनको बालक के रूप में या बाल के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में इसमें कहा गया है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जो परख है एक पोर्टल है, कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी जो ये परख पोर्टल है ये क्या है। पहला कथन कहता है, यह स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए आंकलन करेगा। दूसरा कथन कहता है, इससे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा लॉन्च किया गया है। तो पूछा गया है इसमें सही कथन, तो इसके दोनों ही कथन क्या है, सत्य हैं। ठीक है, तो ये जो परख जो हमारा जो कार्यक्रम है ये क्या करेगा, जो उच्च शिक्षण संस्थान है वहाँ पर जो स्कूल होंगे या फिर स्कूल होते हैं या जो वहाँ के जो टीचर्स होते हैं उन सभी को क्या कर देगा, इनका ये क्या करेगा, ये आंकलन करेगा या कहीं न कहीं उनकी मॉनिटरिंग करेगा। और इससे जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा ही इसको इसने क्या किया गया, लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान के संदर्भ में उदारवाद विचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है, भारतीय उदारवाद समुदाय के अधिकारों पर व्यक्तियों के अधिकारों को प्रधानता दी गई है। इसका अर्थ ये है कि हमारा जो भारत का जो उदारवाद है वो समुदाय के अधिकार से अधिक एक सिंगल व्यक्ति के अधिकार को ज़्यादा प्रधानता देता है। दूसरा कथन कहता है, सभी संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान भारतीय उदारवाद का क्या है, एक उदाहरण है। तो इसका पूछा गया सही कथन, तो इसका जो सही कथन है वो केवल और केवल बी है। यानी इसका जो पहला कथन है वो गलत है, क्योंकि जो भारतीय उदारवाद है वो क्या करता है, जो हमारे जो सामुदायिक अधिकार होते हैं उनको ज़्यादा महत्व देता है। जैसे हम देखते हैं जो हमारा जो आर्टिकल नंबर 25 है या 26 है, जिसमें हम धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं तो हम पूरे समुदाय की बात करते हैं, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं करते हैं। ठीक है, जबकि हम क्या कहते हैं भी, जो कहीं न कहीं जो हमारा जो शास्त्री है, जो पश्चिमी उदारवाद कहते हैं, जो पश्चिम जैसे हमारे जो पश्चिम के जो राष्ट्र हैं उनका जो उदारवाद है वो कहीं न कहीं एक व्यक्ति को प्रधानता देता है, न कि पूरे समुदाय को प्रधानता देता है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका जो आंसर है वो केवल बी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा निम्नलिखित में से कौन से विषय उठाए जा सकते हैं, यानी कौन कौन से कार्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है वह कर सकती है। पहला है हाथ से मैला ढोने की समस्या। दूसरा कहते हैं जो जो अनुसूचित या विमुक्त जनजाति द्वारा समानता की जाने वाली समस्याएं। अगला जो सामना की जाती है, जो समस्याएं की जाती है, अनुसूचित जनजाति होती है, जो पिछड़े वर्ग के जो लोग होते हैं इनके द्वारा जो समस्याएं फेस की जाती है उनका। अगला कथन कहता है स्वास्थ्य के अधिकार से संबंधित मामले। तो इसका जो सही आंसर है वह है आंसर इसका सी। सॉरी, इसका तो थोड़ा सा वो सीक्वेंस गलत हो गया, मगर इसके जो तीनों के तीनों कथन है वो क्या है, सही है। जैसे जो हमारे जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसका जो विकास किया गया था वह मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया था। कब, 1993 के तहत किया गया था। और ये अधिनियम के तहत गठित की गई, तो ये एक संवैधानिक यानी स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसके साथ ये कार्य कर सकते हैं, साथ ही साथ ये जो बंधुआ मजदूरी होती है उनसे संबंधित होते हैं, कोई भोजन का अधिकार होता है उससे संबंधित कोई निर्णय होते देख सकती है, बाल श्रम से संबंधित कोई निर्णय होते हैं उनको देख लिया जाता है, या महिला और बच्चों के जो अवैध व्यापार होते हैं उनसे संबंधित कोई अगर मामला होता है तो वह देखती है।
साथ ही साथ जो महिलाओं के जो यौन उत्पीड़न से संबंधित मामले हैं वह भी कहीं न कहीं जो हमारे जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है वह देखता है। साथ ही साथ जो हादसे में मेला ढोने वाले हैं उनकी समस्याओं को देखता है, और जो अनुसूचित जनजाति या जो पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनकी जो सामना करते हैं जो अपनी जाति के अंदर होने के कारण, तो उनका भी क्या करता है, ये निपटारा करता है। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला कहता है भी वर्ल्ड इन्वायरमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट, जो जिसको हम बोलते हैं ट्रेड्स 2022 को प्रकाशित किया गया। तो ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, ये किया गया था हमारा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वह है बी। तो ये किस लिए था, ये एक इस प्रकार का जो एक आउटलुक था जिसके अंदर क्या किया था, जो कोविड-19 के अंदर जब हमारा लॉकडाउन लगा था तो उस समय क्या था, जो लोग थे वह काफ़ी मात्रा में अधिक मात्रा में बेरोजगार हो गए थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि अभी तक भी ऐसा, यानी जो लोग बेरोजगार हुए थे उनको दोबारा रोजगार प्राप्त अभी तक नहीं हुए, यानी उनकी स्थिति में किसी प्रकार का भी सुधार नहीं आया बहुत से लोगों के अंदर। ठीक है, तो ये बात इस रिपोर्ट के अंदर कही गई है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है भी निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसके बारे में। पहला कथन कहता है भी अनुच्छेद 324 के तहत सेवा की शर्तों और पदाविधियों को निर्धारित किया गया है। दूसरा कथन कहता है निर्वाचन आयोग में चर्चा किए जाने वाले मामलों पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को यानी वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है। तीसरा कथन कहता है जो हमारा जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है राष्ट्रपति के प्रसाद पर पद धारण करता है, यानी राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार कार्य करता है, या राष्ट्रपति उसको कभी भी हटा सकता है। तो पूछा गया इसका सही कथन, तो इसका जो सही कथन है वो है केवल और केवल इसका आंसर है बी, यानी इसका जो तीसरा कथन है वो सही है, बाकी दोनों कथन है वो गलत है। तो इसका मतलब ये है भी जो राष्ट्रपति प्रसाद पद का मतलब है भी, यानी राष्ट्रपति जब इसको चाहे हटा सकता है, मगर किस प्रक्रिया से, उसी प्रक्रिया से हटा सकता है जिस प्रक्रिया से एक सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है या उनके न्यायाधीश को हटाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं एक प्रकार से जो एक पहले प्रस्ताव लेकर आया जाता है, फिर विशेष बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित किया जाता है, फिर उस पर किस प्रकार का मुकदमा चलाया जाता है, अगर वो मुकदमा सही पाया जाता है तो उसको हटाया जा सकता है। बाकी पहले जो कथन है वो दोनों गलत है, क्योंकि जो निर्वाचन आयुक्त होती है उसकी जो पदाविधि कौन निर्धारित करता है, हमारे राष्ट्रपति जी निर्धारित करते हैं, जबकि ये ऐसा संविधान के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है। ठीक है, अगला जो दूसरा कथन है उसके अंदर जैसे हमारे जो निर्वाचन आयुक्त है उसको किसी प्रकार के वीटो पावर की, जो हम कह सकते हैं भी कोई प्रकार की वीटो पावर नहीं दी गई है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है जिसमें क्या हो भी दोनों के बीच में मतभेद होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो निर्णय होता है वो बहुमत के आधार पर लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, अब विचार कीजिए, जैसे राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल और सैनिक शासन, उपयुक्त में से किस या किन विशेष परिस्थितियों में भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है, यानी कौन से ऐसे हम कह सकते हैं भी सिचुएशन है जिसके अंदर जो हमारा जो व्यक्ति का जो मौलिक अधिकार है उन पर प्रभाव पड़ता है। तो हम इसका जो सही आंसर है, इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है, सी, यानी जो हमारा जो राष्ट्रपति शासन जब भी किसी क्षेत्र में लगाया जाता है या किसी राज्य में लगाया जाता है तो हमारे जो मूल अधिकार होते हैं उसमें किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें क्या होता है, जो विधानसभा होती है उसका क्या होता है भी सारी जो विधानसभा की पावर क्या होती है छीन करके सीधी संसद के पास चली जाती है, मगर एक व्यक्ति के मौलिक अधिकार पर किसी भी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि राष्ट्रीय आपातकाल होता है तो उसमें क्या होता है, हमारा जो अनुच्छेद 19 होता है वो क्या होता है कि अपने आप ही क्या हो जाता है, यानी निलंबित हो जाता है, या हम कह सकते हैं एक प्रकार से सस्पेंड हो जाता है भी, कुछ पल के लिए हम हमारे जो आर्टिकल 19 है उनका उपयोग नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ जहाँ पर सैनिक शासन लगा दिया जाता है वहाँ पर भी कहीं ना कहीं हमारे जो मूल अधिकार होते हैं वो क्या होते हैं, कम हो जाते हैं या छिन जाते हैं हमसे। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बस विधानसभा के जो पावर होते हैं वो संसद के पास चली जाती है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भी निम्नलिखित में से कौन से निर्देश सिद्धांत 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। पहला है बच्चों के स्वास्थ्य और विकास के लिए अवसर सुरक्षित करना। दूसरा कथन क्या कहता है, समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाना। ठीक है, चौथा कथन कहता है आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों में समानताओं को कम करना। चौथा कहता है हिंदी भाषा के विकास को बढ़ावा देना। तो इसका जो सही आंसर है वो है इसका ए, क्योंकि पहले जो दो थे वो हमने जैसे बच्चों के स्वास्थ्य को, यानी जो बच्चों का स्वास्थ्य है उनको सुरक्षा उपलब्ध कराना, दूसरा जो समान न्याय को बढ़ाने के लिए जो गरीब व्यक्ति है उनको फ्री के अंदर न्याय उपलब्ध कराना,
तीसरा तो ज़रा ये दोनों के दोनों थे वो तो कब जोड़े गए थे, हमारे 42वें संविधान संशोधन के तहत। जबकि जो ये जो आय, प्रतिष्ठा और सुविधा और अवसर की समानता का था, ये कब किया गया था, ये 44वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, न कि 42वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है और जो हिंदी भाषा की जो बात है, तो ऐसा कोई संशोधन भी अभी नहीं किया गया है, तो इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर हो जाता है वो कौन सा होता है, 1। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति के प्रसाद पर धारण नहीं करते हैं, यानी कौन से ऐसे हैं जो, यानी जो राष्ट्रपति के ऊपर हम कह सकते हैं भी राष्ट्रपति के अनुसार वे कार्य नहीं करते हैं, कहीं न कहीं जो उनको जो पावर दी गई है वो संवैधानिक तौर पर वह पावर दी गई है। तो पहला है महान्यायवादी, दूसरा है इसके अंदर जिसको हम बोलते हैं भी जो महान्यायाधीश होते हैं उसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, दूसरे है नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिसको हम बोलते हैं कैग बोलते हैं एक प्रकार से, तीसरा है संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं उनको, जिन यूपीएससी के जो सदस्य होते हैं उनको, तीसरा है चुनाव आयुक्त, जैसे हमने चुनाव आयुक्त का क्या अभी भी हमने देखा है। तो पहला इसका जो कथन है वो क्या है, इसका जो सही आंसर है वह है इसका बी, यानी ये सारे के सारे ऐसे हैं जिनको कहीं न कहीं संविधान में पावर दी गई है। तो जैसे जो हमारे जो महान्यायवादी है, जो अटॉर्नी जनरल होते हैं, वो क्या करते हैं, जो उनका जो कार्यकाल होता है वो कोई निर्धारित कार्यकाल नहीं होता है, वो कहीं न कहीं सरकार पर आधारित होते हैं, क्योंकि जब तक सरकार बनी रहती है तो इस प्रकार से, यानी उनका जो कार्यकाल निर्धारित नहीं होता है, उनका जो कार्यकाल होता है वो केवल और केवल क्या होता है, राष्ट्रपति के इच्छा पर यानी निर्भर करता है। जब तक राष्ट्रपति चाहता है एक अटॉर्नी जनरल को बनाए रख सकता है, और कब जब जब हम कह सकते हैं भी कोई अटॉर्नी जनरल चेंज करना हो तो चेंज भी कर सकता है। बाकी तीनों के तीनों उनकी जो आयु है, सीमा है, वो निर्धारित की गई है। जैसे नियंत्रण महालेखा परीक्षक यानी कैग है, उसकी 6 वर्ष और कितनी, यानी 6 वर्ष और 65 वर्ष आयु निर्धारित की गई है। उसी आधार पर साथ ही उसको हटाने के लिए वही प्रक्रिया अपनाई गई जाएगी जो कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए अपनाई जाती है। ऐसा ही संघ लोक जो आयोग के जो सदस्य होते हैं उनको हटाने के लिए वही जो प्रक्रिया अपनाई जाती है जो प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के लिए, और ऐसा ही चुनाव आयुक्त के लिए जो हमने अभी देखा था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जो पद्म पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पद्म पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति को पहले प्राप्त पुरस्कार से 5 वर्ष बाद ही उच्च पुरस्कार दिया जा सकता है। दूसरा कथन क्या कहता है, पद्म पुरस्कार समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव द्वारा की जाती है। तीसरा कथन कहता है, इस पुरस्कार की घोषणा से पूर्व प्राप्तकर्ता की लिखित सहमति लेने का प्रावधान है, यानी उसकी लिखित सहमति लेनी होती है भी अगर वह यह पुरस्कार लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता है। तो इसका जो सही आंसर है वह केवल और केवल 1 है, यानी ए, सॉरी। तो इसमें क्या है, जो पहला कथन कहता है भी जो व्यक्ति होता है वो उस वर्ष को 5 वर्ष बाद ही उच्च पुरस्कार, यानी अब आज उसको पुरस्कार मिल जाता है तो उसके 5 वर्ष बाद ही अगर नेक्स्ट उसको कोई बड़ा पुरस्कार दिया जा सकता है। अगला कहता है भी पद्म जो उसकी जो समिति बनाई जाती है उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, एक कैबिनेट सचिव द्वारा की जाती है, मगर किसी प्रकार की उससे सहमति नहीं ली जाती है। अगर वह नहीं लेना चाहता है तो वह लिखित में दे सकता है भी मुझे ये पुरस्कार नहीं चाहिए, मगर इससे पहले ये लेने से पहले किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ती है। तो यही चीज़ है जो हमारा जो कहीं ना कहीं जो हम कहते हैं भी जो हमारा सबसे ऊपर है, जो हम कहते हैं सबसे बड़ा सम्मान है वो भारत रत्न का सम्मान हमें माना जाता है। ठीक है, तो बस यही चीज़ है इसके बारे में। तो आज हमारे जो वीडियो है इसके 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, साथ ही साथ इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसका हमने क्या किया, बस हम आपको डिस्कस बोल के बता दिया है। अगर आप चाहते हैं भी उसका हम इसके अंदर PDF के अंदर डालें तो हम डाल देंगे, और अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।